सो दिस इज़ वेक्टर एनालिसिस क्लास 4। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ए बी सी सच द डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाई, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस फंक्शन का एट दिस पॉइंट का मैक्सिमम वैल्यू अगर 4 है इन द डायरेक्शन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का अगर हमको पता करना हो तो वो हम डेल फाई करेंगे, ठीक है, ये उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। इस पॉइंट का वैल्यू डालेंगे एंड मैक्सिमम जो होता है वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी का भी डेल फाई जो होता है ना वो सबसे मैक्सिमम होता है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये जो हमने डेल फाई निकाला ये मैक्सिमम है इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव। लेकिन क्योंकि बोला जा रहा है कि इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 4 है इन डायरेक्शन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका मतलब ये जो हमने वैल्यू निकाला है इसमें बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे, बस बी का एलिमेंट आएगा। तो क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो हमारा ए ज़ीरो हो गया, सी ज़ीरो हो गया, हमने ये ज़ीरो ज़ीरो कर दिया। अब अगर हमें बी की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फिर ए ज़ीरो बी ज़ीरो कर दिया और हमें पता है मैक्सिमम 4 है तो 2b इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। मतलब मॉड डेल फाई इज इक्वल्स टू 4 होना चाहिए, तो 2b इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू 2। मतलब मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है वो डेल फाई का जो मॉड्यूलस होता है वो मैक्सिमम होता है। सेकेंड चीज़ है यहाँ पे इस फंक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन डेरिवेटिव मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर द फंक्शन दिस, सबसे पहले इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो डेल एफ निकाला, इस पॉइंट पे निकालना, इस पॉइंट पे इसका वैल्यू निकालना और किस डायरेक्शन में निकालना है तो उससे ना इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे यूनिट वेक्टर। तो अगर हम एंगल 30 डिग्री मानते हैं तो ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा, ठीक है। तो इसका यूनिट वेक्टर जो हम यहाँ पे आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा बाई रूट अंडर आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर कितना होगा, ए कॉस थीटा, यूनिट वेक्टर जो होगा ना वो कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे ही होगा। हाँ, बिकॉज आर कॉस थीटा, देखो आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, ठीक है, उसके डिवाइड करेंगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर आर स्क्वायर बाई आर, तो यूनिट वेक्टर ये आएगा। तो और ये थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है तो फिर हमने यहाँ पे 30 पुट किया तो ये हमारा आया यूनिट वेक्टर, फिर हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया तो ये हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली अगर हम इसमें देखें ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ यू एट दिस पॉइंट, ग्रेडियंट ऑफ यू इस वैल्यू पे लेके आएंगे, ये हो गया। ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा इसका मॉड, जो कि हो गया 9 ओनली। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन नॉर्मल टू द सरफेस। अब टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन होता है, इक्वेशन है ये, मतलब फार्मूला होता है, ये है टेंजेंट का इक्वेशन, जिसमें ये बड़ा वाला एक्स वाई जेड इज़ एनी आर्बिट्री पॉइंट ऑन द प्लेन, छोटा वाला एक्स वाई जेड कोई पॉइंट है गिवन पॉइंट लाइक 1 2 3, एफ हो गया प्लेन। तो आर माइनस आर डॉट ग्रेडियंट एफ इज इक्वल्स टू 0 टेंजेंट का इक्वेशन है। तो हमारे पास ये एफ है, ठीक है, -7 इक्वल्स टू एफ हो गया। हमने ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड कर दिया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। फिर हमने एक्स वाई जेड, बड़ा एक्स वाई जेड तो पोजीशन वेक्टर ले लिया और छोटा एक्स वाई जेड हम कहाँ से लेंगे, ये पॉइंट ले लिया हमने। तो आर माइनस आर डॉट ग्रेडियंट एफ इज इक्वल्स टू 0 जो हम यहाँ पे लेके आए आर माइनस आर करके डॉट दिस इक्वल्स टू, ये जो हमारा इक्वेशन आया वो हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन है। अब अगर हम नॉर्मल का इक्वेशन देखते हैं तो वो कुछ ऐसा है, नॉर्मल का जो इक्वेशन है वो एक्स माइनस बाई डो एफ बाई डो एक्स, डो एफ बाई डो वाई, डो एफ बाई डो जेड और एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड तो हमने सेम वैल्यू ले लिया -1 1 -2 एंड डो एफ का वैल्यू हमें यहाँ मिल गया, बस इसी को डिफ्रेंशिएट किया, डो एफ बाई डो एक्स, डो एफ बाई डो वाई, डो एफ बाई डो जेड एंड वी फाउंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए एट 1 0 0, ठीक है। तो पॉइंट तो 1 0 0 हमारे पास है, अब नीचे में डायरेक्शन रेशियोज चाहिए होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट लाइन, और वो कैसे मिलेगा। तो मानो ये दो सरफेसेस है, ठीक है, इसका जो नॉर्मल है और इसका नॉर्मल होगा, ठीक है, और जो लेवल सरफेस है उसका जो नॉर्मल होगा वो किस डायरेक्शन में होगा,
मेन पॉइंट है ना कि इसका जो नॉर्मल है और इसका नॉर्मल, इस दोनों नॉर्मल का जो दोनों से नॉर्मल होगा वो इसका नॉर्मल होगा, इसलिए हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला और फिर हमें इसका डायरेक्शन रेशियो मिल गया। इसका मतलब कि इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, इस दोनों का जो परपेंडिकुलर होगा वो जो दोनों के इंटरसेक्शन है उसका परपेंडिकुलर होगा, ऐसा हमने एज्यूम किया है। फिर फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्फेसेस। एंगल बिटवीन सर्फेस, अगर दो सर्फेस है हमें इसका एंगल निकालना है, ठीक है। तो इसके नॉर्मल और इसके नॉर्मल के बीच का भी एंगल सेम ही होगा, तो इसका अगर हम डेल एफ निकालते हैं, इसका भी डेल एफ निकालते हैं इस पॉइंट पे, तो ये आ गया। अब हमें पता है n1 डॉट n2 इज इक्वल टू n1 n2 कॉस थीटा, ठीक है। इस डॉट प्रोडक्ट दोनों का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। फिर सेम चीज़ है, फाइंड द कांस्टेंट ए बी सो द सर्फेसेस दिस विल बी ऑर्थोगोनल टू द सर्फेसेस दिस। सेम केस है एट दिस, इसमें भी यही करना है हमें। इसका ग्रेडियंट एफ एट दिस पॉइंट, इसका ग्रेडियंट एफ एट दिस पॉइंट, और प्लस ऑर्थोगोनल यानी कॉस 90 होता है 0, तो दिस डॉट दिस इज इक्वल टू 0। लेकिन सबसे पहले इसमें एक चीज़ है कि अगर हम इस पॉइंट को अगर हम इसमें डालते हैं 1 माइनस 1 2, तो हमें b इज इक्वल टू 1 मिल जाता है, b का वैल्यू मिल जाता है। हम देख b का वैल्यू ना हमें 1 मिलता है, ठीक है। अगर हम इसमें डालते हैं तो b का वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुका है। फिर हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल के b का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, तो फिर हमें यहाँ से a मिल गया। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ ए कोऑर्डिनेट एक्सिस मेड बाय द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। इसमें बेसिकली सबसे पहले बोल रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर इंटरसेप्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस मेज बाय टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस इज कांस्टेंट। टेंजेंट प्लेन का पहले हम इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। उसका जितना भी इंटरसेप्ट है उसका स्क्वायर का सम कांस्टेंट होगा। सबसे पहले हमने ये ले लिया, ये एफ है, इसका डो एफ बाई डो एक्स, डो एफ बाई डो वाई, डो एफ बाई डो जेड फाइंड आउट कर दिया। टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन होता है ये, इन तीनों का वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। फिर फाइनली हमें ये इक्वेशन आता है टेंजेंट प्लेन का। अब हम इसमें एक्स वाई जेड का इंटरसेप्ट देखते हैं, तो वो कैपिटल एक्स बाई एक्स पावर 1/3 इंटू एट पावर 2/3, ये तीन ना हमारा इंटरसेप्ट आता है एक्स वाई जेड का। अब इसका स्क्वायर का सम क्या होता है, इसको हमने स्क्वायर किया, फिर इसको हमने सम किया, तो ए स्क्वायर आया जो कि कांस्टेंट है, इसका सीधा मतलब है हेंस प्रूव्ड। नाउ वी विल रीड अबाउट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ग्रेडियंट में जो इनपुट होता है वो स्केलर होता है, उसको वो वेक्टर बनाता है। डाइवर्जेंस में इनपुट जो होता है वेक्टर होता है, उसका आउटपुट स्केलर होता है। कर्ल में इनपुट भी वेक्टर होता है और आउटपुट भी वेक्टर होता है। डाइवर्जेंस बेसिकली है, डाइवर्जेंस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का होता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ वी यानी डेल डॉट वी, ये डॉट वी हम करेंगे तो फाइनल जो हमारे पास क्वांटिटी आएगा वो स्केलर क्वांटिटी आएगा, ठीक है। और अगर किसी का डाइवर्जेंस ऑफ वी 0 है तो वो सोलेनॉइडल वेक्टर होता है। कर्ल में बेसिकली तो डेल क्रॉस एफ है, रोटेशन ऑफ एफ बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आएगा। उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक लैप्लेसियन ऑपरेटर होता है जिसको डेल स्क्वायर बोलते हैं, d2/dx², ये इसका फार्मूला होता है। और ये अगर स्केलर पॉइंट फंक्शन है तो उसका आउटपुट स्केलर आएगा, और अगर वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ है तो आउटपुट वेक्टर आएगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट है। लैप्लेस इक्वेशन, लैप्लेस इक्वेशन का डेल स्क्वायर एफ 0 होता है तो उसको हम हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। प्रूव द डाइवर्जेंस ऑफ r इज इक्वल टू 3। डाइवर्जेंस का ये तो सिंपल, इट्स नॉट दैट बिग डील, ये भी हो जाएगा। कर्ल ऑफ एफ अगर 0 होता है तो उसको हम इरोटेशनल वेक्टर बोलते हैं। इरोटेशनल कर्ल ऑफ एफ 0 उसके बाद वैल्यू करना है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिसको प्रूफ भी देखना है। डिविजन ऑफ ए प्लस बी, डाइवर्जेंस ए प्लस डाइवर्जेंस बी एंड ऑल दैट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज टू बी रिमेंबर, एंड इसका प्रूफ भी इम्पोर्टेंट है। क्या आज का आगे, प्रूव दैट ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ यू एफ डस यू ग्रेड यू, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला, you have to remember this. This is also can be done. If a is a constant vector, then prove that
दो चीज़ हैं, देखो आर जो है एक वेक्टर होता है और आर एक स्केलर क्वांटिटी होता है। जब आर वेक्टर है ना तो हम डो आर बाई डो एक्स करेंगे ना, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन आर अगर स्केलर है तब हम उसको आर स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, और तब अगर डो आर बाई डो एक्स होगा तो टू आर डो आर बाई डो एक्स टू टू एक्स, और डो आर बाई डो एक्स स्क्वायर। ये तब है जब स्केलर क्वांटिटी है, तब हम ये यूज़ करेंगे। ये हम तब यूज़ करेंगे जब आर है वेक्टर क्वांटिटी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे। शुड बी डन। ओके, इंटीग्रल्स क्या होता है? लाइन इंटीग्रल क्या होता है? एनी इंटीग्रल जिसको हम एफ डॉट डी आर करते हैं, इसको वर्क डन भी बोलते हैं। एफ वन डी एक्स, एफ टू डी एक्स, एफ थ्री डी जेड। सरफेस इंटीग्रल डबल इंटीग्रेशन होता है एफ डॉट एन डी एस, जहाँ पे एफ डॉट एन डी एक्स पे डी वाई वन एन डॉट के। जो एन जो होता है, एन जो है यूनिट वेक्टर टुवर्ड द नॉर्मल ऑफ द सरफेस, और के जो है यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स जेड एक्सिस। वॉल्यूम इंटीग्रल में वही 3 बार एफ डी वी, एफ एक्स वाई जेड, डी एक्स डी वाई जी जेड। एफ डी आर, इसमें बेसिकली पैरामीट्रिक फॉर्म में किसी भी फॉर्म में हम कर सकते हैं। जैसे ये एफ है, ठीक है, डॉट डी आर हो गया डी एक्स आई प्लस डी वाई आई। और फिर हम इससे ना एक्स में एक्स का वैल्यू है, वाई का वैल्यू चेंज कर देंगे, और जो भी हम चेंज, जैसे यहाँ पे हमने एक्स में चेंज किया तो यहाँ वैल्यू एक्स 0 से 1 तो 0 से 1 जाएगा। पैरामेट्रिक फॉर्म सेम चीज़ यहाँ पे भी। एफ डॉट डी आर डी एक्स है तो एफ हो गया ये, डी आर हो गया एक्स, और वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, और एक्स इज इक्वल्स टू 0 से 3 हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली एफ डॉट डी आर हो जाएगा एक्स, किसी एक में वैल्यू में चेंज कर देंगे। जेड का वैल्यू है तो सब में 1 कर दो, एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर डाल दो, और यहाँ पे जेड का वैल्यू तो 1 से 1 तो वो हमेशा 0 ही होगा। यहाँ पे वर्क डन पूछ रहा है एफ डॉट डी आर। यहाँ पे हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 2 पॉइंट्स है तो हमें लाइन इक्वेशन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दिस, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे एफ डॉट डी आर, और टी का वैल्यू इसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड एंड ऑल।